सो हेलो व्यूअर्स, सलाम नमस्ते। वॉच दिस शो हंसते हंसते, क्योंकि चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी के चम्मच से कौन सी चटनी चटाई ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आज जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किसको कौन सी चटनी चटाई। सो लेट्स स्टार्ट द शो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, आपका प्यारा और दुलारा तो नहीं हूं, लेकिन बहुत जल्द हो जाऊंगा। इट्स मी कादिर, ओनली गुड वाइब्स। और आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे गेस्ट के सवालों में ताल से ताल मिलाने के लिए हमारा हीरा, सवालों का किया जिसके मन में है बहुत सारा पीरा, द वन एंड ओनली सनी किंग। हाँ, पहले ये कर लो। और आज जो हमारे गेस्ट है वो है सहरसा बस्ती के बहुत ही जाने पहचाने चेहरे, बेहतरीन फेस वैल्यू के साथ एक अच्छा बिजनेसमैन। ये बैंक से नहीं, बैंक इनसे चलते हैं। शानदार फाइनेंस मैनेजमेंट वाले इंसान, द वन एंड ओनली हमारे दिलखुश भाईजान। वेलकम टू द शो भाई। आपने आपका इनके बारे में आपको क्या बताऊं, आपने बहुत सारे स्ट्रगल अपने लाइफ में देखी है। अभी हाल ही में आपने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है, अच्छा खासा बिजनेसमैन भी है माशाल्लाह, आपके रुतबा में भी कोई कमी नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद कभी आपने सोचा कि आपको हमारे इस बड़े शो पे आने का मौका मिलेगा? खैर, आपको बता देना चाहता हूँ दिलकुश भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। 870 बार बुलाने के बाद 871वें बार में ये आया है। बाय द वे, अब हम शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले आइए दिलकुश भाई सीट धारण कीजिए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द शो। भाई, आज हमारे शो का ये पहला एपिसोड है और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच भाई हमारे शो पे आने के लिए। और अब हम शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। जो कुछ जनता के सवाल होते हैं हमारे ही। वैसे भाई, हर किसी का एक जैसे फेस वैल्यू होता है, तो हम उसको अपना आइडल मान लेते हैं और उनके चेहरे को देख के, उन्हें देख के मोटिवेट होते हैं हम, उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो कोई ऐसा चेहरा भी है क्या जिसे देखकर आपको मोटिवेशन मिलता हो? मैं तो अपना चेहरा जब आईना में देखता हूँ, मैं उससे ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। वाह गाइस, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि आप अपने से जितना मोटिवेट हो सकते हैं उतना ज़्यादा मोटिवेट आप किसी और को देख के नहीं हो सकते। तो अब इस पे हमारे जज साहब क्या कहेंगे, अब उनको देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। कि आपने अभी भी कहा कि आप अपना आईना में खुद ही चेहरा देख करके खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं, तो यानी कि सारा काम आपका जो है इसी मोटिवेशन के ही तोड़ मोड़ में चलता रहता है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो भाई, दूसरा सवाल ये है आपसे कि अभी हाल ही में आपने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया है, शायद आगे भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो एजुकेशन को आप क्या समझते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए? एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि हर किसी को एजुकेशन से ही जुड़ना चाहिए। वो आपके लिए बेहतर है, आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी बेहतर है। इसलिए कोशिश करें कि आप लोग एजुकेशन को जितना ऊपर ले जाएं ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। तो इनका यही कहना है कि एजुकेशन से जितना हम सब जुड़े उतना बेहतर है। अब इस पे हमारे जज साहब क्या कहते हैं ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। आपके कहने के हिसाब से जो है एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप जो है एजुकेशन को ऊपर नहीं रखते, ऐसा जो है मेरा मानना है। नहीं, आपका मानना जो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो सबके लिए एजुकेशन ही होनी चाहिए। भाई, तीसरा सवाल आपके लिए ये है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड आपके पास आइडिया होगा, तो आप बिजनेस को ज़्यादा बेहतर मानते हैं जॉब को? आपके हिसाब से क्या बेहतर है? मेरे हिसाब से तो बिजनेस ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जॉब में वैसा कुछ नहीं है जो बिजनेस में है। जॉब आप जब भी कीजिएगा किसी के अंडर में करना पड़ेगा। बिजनेस अपना खुद का बिजनेस है, उसको जितना आप पूंजी डालेंगे, जितना उसमें एक आगे उनको बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और जॉब में ऐसा कुछ नहीं है, वो आप किसी के अंडर में खटते हैं, चाहे आप जितना भी मेहनत कीजिए उसका मुनाफा जो है आपके ऑनर को ही मिलेगा, आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि जॉब से बेहतर बिजनेस है। बहुत ही
बहुत ही अच्छा जवाब दिया है दिलकुश भाई ने। इनका कहना है कि जो बिजनेस है उसमें आप खुद के मालिक होते हैं, लेकिन जो जॉब है उसमें आप अपने मालिक नहीं होते, आप काम करते हैं किसी और के लिए, जो आप पैसा कमाते हैं वो किसी और को देते हैं। अब इस पर भी हमारे जज साहब की राय देखते हैं क्या। तो दिलखुश भाई, अभी अभी आपने कहा था कि एजुकेशन और बिजनेस दोनों अलग अलग है, तो आप एक तरफ बिजनेस को भी आप ऊपर उठाना चाह रहे हैं और एजुकेशन को भी, तो आप ध्यान में रखिए जब बिजनेस आप करना चाहिएगा या शुरू कीजिएगा तो उसमें जो है ना आपका जो एजुकेशन थोड़ा छूट जाएगा, तो आप दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं? दोनों अलग अलग चीज़ है ना। अब आपका इस पर क्या राय है? तो आपने जो कही जैसा भी ये कि बिजनेस और एजुकेशन, तो हम कहना चाहते हैं कि ये बिजनेस और एजुकेशन दोनों सही है, क्योंकि आपको बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। ये दोनों अलग अलग टर्म है, लेकिन एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन और ऐसे नॉर्मल बिजनेसमैन, तो जो पढ़ा लिखा बिजनेसमैन है वो उसको और ज़्यादा ऊपर ले जा सकता है, और ऐसे नॉर्मल बिजनेसमैन जो है वो सीमित ही रह सकता है। और ये आपने बहुत ही चालाकी भरा जवाब दिया है। जी 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 जज साहब। तो दिलकुश भाई, अभी आपका चौथा सवाल ये है कि आप अपने बच्चों को जो बुनियादी जो एजुकेशन होती है वो आप किस फील्ड में देंगे? बिजनेस के लाइन में देंगे या फिर जॉब से रिलेटेड अपने बच्चों को आप अट्रैक्ट करेंगे पढ़ने के लिए? ये पहली बात तो ये कि मेरे बच्चे जब पढ़ लिख के बड़े होंगे, अब बड़े होने के बाद ये भी देखना है कि बच्चे किस लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिजनेस के लाइन में है या फिर जॉब के लाइन में। अगर बच्चे जॉब की तरफ भागते हैं तो उनको जॉब ही दिलवा दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपसे जो हो सके उनको पढ़ा लिखा के जॉब दिलवा दीजिए। नहीं, अगर वो बिजनेस के लाइन में है, आना चाह रहे हैं तो उसको बिजनेस दिलवा दीजिए, क्योंकि हम उनके ऊपर तो जोर ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, क्योंकि उनका अपना खुद का एक ये होता है, खुद की इच्छा होती है। बहुत ही अच्छा इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपना कि अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनसे ये जानने की कोशिश ज़रूर करें कि उनका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि बच्चे के ऊपर बर्डन ना पड़े। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। आप जज साहब इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी करने आएंगे। आइए सर। दिलखुश भाई, आपने कहा बिजनेस और एजुकेशन दोनों अलग अलग है, फिर अपने बच्चों में ऐसा दोनों को कैसे कंडीशन डाल सकते हैं? कभी कभी आप देख रहे होंगे अभी छोटे छोटे बच्चे जो है वो जो है मोबाइल में पकड़े हुए हैं, कोई लैपटॉप में पकड़े हुए हैं, कोई टीवी में घुसे हुए, कोई गेमिंग में घुसे हुए, तो वो भी एक आप उसको जोड़ दीजिएगा ना, एजुकेशन और ये क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजिया, दोनों को कैसे गुजर सकते हैं? आपका जो है कहने का ये मतलब है कि आप उसको बिजनेस में ले जाइएगा कि पूरा का पूरा एजुकेशन में ले जाइएगा, ये बताइए। तो जैसा भी जो आपने बात बोली है मोबाइल वाले और बच्चों के गेमिंग वाली, तो ये सारा चीज़ मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप बच्चे को जिस माहौल में रखना चाहते हैं बच्चे उस माहौल में रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी कुछ बच्चे हैं जो मोबाइल से ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, गेमिंग ज़्यादा खेलते हैं, तो ये माहौल पे डिपेंड करता है। अरे वाह, काफ़ी आप सुंदरता के हिसाब से जवाब दे रहे हैं, काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी हैं आप। जी जज साहब, बिल्कुल बहुत ही सोच समझ के खेल रहे हैं हमारे गेस्ट। भाई, आपका पांचवा सवाल ये है कि अभी हाल ही में सुनने में आया था कि आपके ऊपर किसी वजह से कोई केस हो गया था, क्या ये सच था क्या? हाँ, ये बिल्कुल सच था। वो नहीं देखे हैं कि ज़्यादा भलाई करो कुएं में गिर जाओ, तो बस वही हो गया हमारे साथ। किसी दूसरे का मामला था, उस बीच में आपसी वो दोनों लड़ रहे थे, उस बीच में हम चले गए, जाके वो दोनों को अलग अलग कर दिए, जिसके नतीजा ये आया कि वो दोनों आपसी याद है, और वो मैं बीच में छुड़ाने गया था, सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे सर पे आ गया और केस मेरे ऊपर ही आ गया। भाई का यही कहना है कि ये कर्म करने गए थे कांटों को जो सफाट भाई। लेकिन भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कोर्ट पुलिस से लोगों को बहुत डर लगता है, बहुत डरते हैं लोग, तो जब आपके ऊपर आपको पता चला कि आपके ऊपर एक केस हो गया है, तो उस टाइम जो आपका फीलिंग था वो एक डरा हुआ दिल खुश था या फिर वो वाला दिल खुश था कि यार देख लेंगे जो होता है? देखिए, डरना क्यों, पुलिस थाना ये सब बना है मर्द के लिए ही बना है। और चलिए, ये बात सही है कि डर तो होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम केस में नाम गया, थाना का चक्कर है, कोर्ट का चक्कर है, जो आज तक किए ही नहीं है, तो थोड़ा सा डर आया था, क्योंकि पुलिस प्रशासन की वाली बात है। लेकिन अभी के ज़माने में क्या है ना
कुछ भी है वो सब नॉर्मल हो जाता है, समय के हिसाब से सब बदल जाता है। पुलिस प्रशासन हो या कोर्ट कचहरी का मामला हो, केस का मुकदमा का मामला हो, सब खत्म हो जाता है। अभी का जो चल रहा है वो सब नॉर्मल है। जज साहब, आप ओरिजिनल कोर्ट के जज तो नहीं है, लेकिन जज है, फिर भी मामला आपकी तरफ जाता हुआ अब देखना है कि आप इस पे आकलन करके क्या जवाब देते हैं। दिलखुश भाई, अभी आपने कहा कि आपको पुलिस प्रशासन से डर नहीं लगता, कभी कभी बोलते हैं कि डरे हुए थे, लेकिन ऐसा हमको सुनने में आया कि आप डरे हुए थे और आप जो है रजाई ओढ़ करके सोते हुए थे, ऐसा का हमको सुनने में आया। आप इसके बारे में 2 बात टिप्पणियाँ करके बताइए। देखिए, अभी जैसा जो आपने जो बोली कि आप डरे हुए थे, डर के छुपे हुए थे, देखिए डरने वाले इसमें क्या बात है? डरने वाली कोई बात नहीं है। पुलिस जो है वो अच्छे आदमी है, क्योंकि वो हमेशा हमारी सेवा में ही रहे हैं। और डरना किस लिए है? जब हम गलत रहेंगे तब ना डरेंगे, तब ना छुपेंगे। जब गलत ही नहीं है तो क्यों डरें और क्यों छुपे हैं? किसके डर से हम छुपेंगे? आप काफ़ी समझदारी से जवाब दे रहे हैं, कुछ तो राज है। वैसे जज साहब, इन्होंने एक बात बहुत अच्छा बोला है कि जो पुलिस और प्रशासन होते हैं वो हमारी सेवा के लिए होते हैं, तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। और डरना तो तब भी हमें नहीं चाहिए जब हम गलत नहीं होते। जब हम गलत नहीं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है वहाँ पे। बहरहाल भाई, आपका जवाब किसी नेता या पॉलिटिकल लीडर से कम नहीं है। आप जवाब देते हैं किसी पॉलिटिकल बड़े लीडर की तरह। प्लान है कि आपका पॉलिटिक्स में जाने का? अच्छा भाई, यही सवाल मेरा इसी से रिलेटेड हम आपसे पूछते हैं। सपोज अगर आपको पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिले तो आपका पहला कदम पब्लिक के फेवर में क्या होगा, जिससे कि जनता का भला हो? देखिए, जनता को क्या है, जनता को आप जनता का भला जैसे भी करना चाहते हैं, जिस एंगल से करना चाहते हैं, आप भला कीजिए। अभी जो चल रहा है शौचालय, इंदिरा आवास हो गया, ये सब एक जनता का भला ही है। गरीब की बच्ची का शादी करवा दीजिए, जो भी बीमार है, किसी को ज़रूरतमंद है, किसी को पैसे की कमी हो रही है, उसको आप कुछ मदद कर दीजिए, कुछ हॉस्पिटल में जाके इलाज करा दीजिए। ये सब मदद जो है आप करते रहिए, और यही सब मदद जो है तो आपको ज़्यादा ऊपर ले जाएगा, ज़्यादा जो भी है। क्योंकि राजनीतिक में आना है तो आपको तो मोहल्ले में जो भी है उनको तो देखना पड़ेगा, उनको देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। भाई का बहुत अच्छा जवाब आया है कि अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं या पॉलिटिक्स में काम करते हैं तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी चीज़ यही है कि आपको ज़मीनी स्तर से काम करना पड़ेगा। जी, ज़मीनी स्तर से जुड़ना होगा, लोगों को देखना होगा कि उनकी परेशानी क्या है, उनको समझना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है भाई ने। जज साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? दिलखुश भाई, आपसे एक पर्सनल सवाल है। आप तो बहुत ही अंदर सबके साथ घुसे हुए हैं, तो हमको ये बात बताइए, गरीबों का भला करते करते लोग कैसे अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं, लोग बढ़ा लेते हैं, कहीं बिल्डिंग ठोक लेते हैं, कहीं मकान बना लेते हैं, कहीं ज़मीन खरीद लेते हैं। आइए, मेरा अंदर का पर्सनल सवाल है, इसका आप जवाब दीजिए। फिर इसके बाद आपके सवाल पे मेरा काम है आप पर सवाल ठोकना। अगर सब नेता सही रहते तो फिर आपके मन में ये सवाल आता ही क्यों? जज साहब, कोई विशेष टिप्पणी? चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन अब जो है आपके सवाल पे मेरा काम था सवाल ठोकना। तो वो सवाल ये है कि मान लीजिए कि आप जो है नेता बन गए और जो आपने नाली बना दिया और आपके विपक्षी दल कहीं भी जाकर उसको फोड़ दी बीच में, तो आप इस पर क्या करेंगे? कौन से एक्शन लेंगे? आप लोगों पर ब्लेम ठोकेंगे या फिर आपके विपक्षी दल पर ब्लेम ठोकेंगे? तो जज साहब, आपने जो बोला कि वो आपका अगर नाला बना हुआ टूट जाए तो आप विपक्षी दल पे ही ब्लेम करेंगे या फिर जनता पे? तो ब्लेम पे हम किसी पे नहीं करेंगे, क्योंकि इसका टूटना भी जरूरी है। वो बार बार तोड़े, मैं बार बार बनाऊँ, इसका लाभ और मुझे मिलता रहे। क्योंकि सामने वाला जब तक खिलाड़ी ना हो तो फिर खेलने का मजा ही क्या। वाह, जैसा आप जब सवाल पॉलिटिक्स वाले चल ही रहा तो एक और सवाल हम इनसे पॉलिटिक्स के व्यू में पूछते हैं कि अगर आप कभी पॉलिटिक्स में खड़े होते हैं और अगर आपको जनता का वोट चाहिए तो आप जनता को कैसे मतलब अपनी ओर आकर्षित करेंगे? आप उनसे औरों की तरह झूठे वादे करेंगे या सच बोल के आप उनका वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे?
देखिए, सच बोलिएगा तो आपको उनका वोट कभी नहीं मिलेगा। झूठ ही बोल के उनका वोट आपको लेना पड़ेगा। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फ्री बिजली दे दूंगा, फ्री पानी दे दूंगा, फ्री गैस कनेक्शन दे दूंगा, इंदिरा आवास दे दूंगा, शौचालय दे दूंगा। ये सारा चीज़ जब तक आप झूठा वादा नहीं कीजिएगा आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि सच बात बोलने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। और अगर आप सच बात किसी को बोलते हैं तो आपको कोई सच बात में आपके सही जवाब नहीं रहेगा तो आपको वोट ही नहीं मिलेगा। भाई एक तरह से तो ये भी एक तरह से जनता को धोखा देना ही हुआ। तो बिल्कुल जनता को धोखा दीजिए, अपने आप को बढ़ाइए। तो अगर आप भी पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू वही रहेगा कि जनता के साथ खिलवाड़ करना है? नहीं तो मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा तो इतना खिलवाड़ नहीं करूँगा जो आजकल के छोटे छोटे नेता लोग खेल रहे हैं। जज साहब, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू इस पे? दिलखुश भाई, आपने जो है कहा कि झूठ बोल करके कोई भी नेता मतलब ये बोलता है कि हम रोड बनवा देंगे, घर बनवा देंगे, इंदिरा आवास दे देंगे। आपके हिसाब से ये सब झूठा होता है। तो चलिए, वो तो झूठे हैं। अगर आप बाय द वे बन जाते हैं तो आप भी यही झूठ बोल के बनेंगे क्या? है ये जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है? देखिए जैसा क्या है ना कि अगर आप सच वादा कीजिएगा तो आपको तो वोट मिलेगा नहीं, तो झूठा वादा करके ही कम से कम वोट लीजिए, लेकिन काम जनता के फेवर में ही करेंगे। ये हुआ ना सही जवाब। आपका ये जवाब मेरे दिल को छू गया। बहुत ही अच्छा जवाब दिया जज साहब इन्होंने। इनका यही कहना है कि झूठ बोल के ही सत्ता में आया जा सकता है, सच बोल के कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर सच में आपके दिल में है कि जनता का सेवा करने के लिए, तो अगर आप एक बार झूठ बोल भी देते हैं तो वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अगले 5 साल आप उसके फेवर में काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा जवाब दिया भाई। इस बात से जज साहब मुझे मन कर रहा है एक और सवाल इनसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछूं, क्योंकि अभी हमारा जो क्षेत्र है वहाँ अभी चुनाव का माहौल है। तो ये सवाल बहुत फिट बैठेगा कि भाई अभी जो चुनाव का माहौल है, क्या लगता है कि इस चुनाव में जो जनता को सबसे ज़्यादा आकर्षित करेगी वोट देने के लिए, वो ऐसी कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता को आकर्षित करेगी, जिससे जनता अपनी सरकार चुनने में उनको मदद हो? देखिए, अभी जो जनता को चाहिए वो ये कि अभी लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ उनको सही उनका सदर अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। सरकार को चाहिए कि वहाँ बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं। दूसरी बात ये है कि किसी का कुछ डॉक्यूमेंट फंसा हुआ है, कुछ गड़बड़ी है उसमें, तो वो कराने के लिए जा रहे हैं तो लंबी लंबी लाइन की कतार लग रहे हैं, लेकिन उसका काम सही से नहीं हो रहा है। तो ये भी चाहिए नेता लोग को कि वहाँ भी कुछ ऐसा सुविधा दे और ज़्यादा वहाँ पे सिस्टम बढ़ाए और ज़्यादा वहाँ पे काम करने वाले वर्कर को बढ़ा दे, ताकि लोगों को उसमें ज़्यादा बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके। और ख़ास करके कुछ ऐसे ज़िले हैं जिस ज़िले में जाम की समस्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से कुछ लोग मर जाते हैं। कुछ लोग क्या है कि उसमें परेशान रहते हैं, किसी को जाना है उस पार हॉस्पिटल, लेकिन इस पार ही दम तोड़ देते हैं। तो ये चाहिए नेता लोगों को उस जगह पे ओवरब्रिज की सुविधा दी जाए। ये सब चीज़ जनता को भी ज़्यादा ये है। बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने जवाब दिया है। इनका मेन कहना यह है कि हॉस्पिटैलिटी सही होना चाहिए। जो ऑफिशियल पब्लिक के से रिलेटेड जो ऑफिस है उसमें जो लाइन लगना पड़ रहा है उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाए और भी ऑपरेटर्स को बढ़ाया जाए और भी उसमें एम्प्लॉय बढ़ाया जाए, ताकि उनको लंबी लाइनों में ना लगना पड़े और उनका एक एक ब्रांच भी आसपास में रहे, ताकि आदमी को इतना दूर ना जाना पड़े। और तीसरा इन्होंने कहा ट्रांसपोर्टेशन, कि रोड का जो लिंकअप है वो और ज़्यादा करना चाहिए, ताकि आदमी को एक शहर से दूसरे शहर जाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने ऑडियंस जो पब्लिक है उसके पसंद को आपने बताया है। जज साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नो कमेंट्स। ओके, इस बार आपने जज साहब को ये बोलने पे मजबूर कर दिया, नो कमेंट्स। सो भाई, हमें प्राउड है आप पर कि आपने जज साहब की बोलती बंद कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं तब से देख रहा हूँ ये चीज़ कि माशाल्लाह भाई आप बहुत ज़्यादा हंसमुख है, मतलब चुलबुले टाइप के हैं। क्या राज है इस चुलबुले दिलखुश पांडे का? राज कुछ नहीं है, बस दिल खुले दिल के हैं। किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, ना किसी तरह का कोई बोझ है, ना किसी तरह का कोई लफड़ा है।
कुछ भी नहीं है, मस्त खाते पीते हैं, अच्छा एंजॉय करते हैं, जीते हैं अच्छे से। किसी तरह का कोई टेंशन, कोई तरह का कोई दबाव, किसी तरह का कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है। इसलिए अपने लाइफ को मैं खुशी जीता हूँ, ताकि हमको देखकर कोई दूसरा इंसान को ये नहीं लगे कि ये टेंशन में है, ये डिप्रेशन में। ऐसा कुछ नहीं, मैं खुश हूँ और हमें देखकर दूसरा इंसान भी खुश रहता है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन कुछ तो लाइफ में ऐसा मोमेंट आता होगा जहाँ लगे कि इसमें टेंशन लेना चाहिए। कुछ तो ऐसा सैड मोमेंट लाइफ में आता होगा कि लगता होगा कि नहीं यार, कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। हाँ, वो जब होता है तो वो चीज़ मैं दूसरों को जाहिर नहीं करता। वो चीज़ मैं जब अपने कमरे में बंद रहता हूँ, उसमें जब मैं आराम करता हूँ, तो जो भी मेरे अंदर का जो भी चीज़ है, जो टेंशन है, जो भी हालात मेरा बुरा है, ख़राब है, जो भी है, वो सब सारा चीज़ मैं अपने अंदर, सिर्फ अपने अंदर अपने आप को महसूस करता हूँ। किसी दूसरे को जाहिर नहीं होने देता हूँ कि मैं टेंशन में हूँ या मेरे ऊपर किसी चीज़ का ये बिल्कुल। बहुत लोगों को इन सवाल से, जो अभी इन्होंने सवाल का जवाब दिया है, इस जवाब से बहुत लोगों को सीखना चाहिए कि जब आपके अंदर टेंशन परेशानी होता है तो आप जाहिर ना करें, उससे लड़े, अंदर ही अंदर उसको टॉलरेट करें और फिर अपने आप को कोशिश करें खुश रखने का। फिर हर गम आपको कम लगेगा। जज साहब, ये भी बिल्कुल आपके तरह है। आप भी हर सिचुएशन में मुस्कुराते रहते हैं। आप पता नहीं आप दुखी में मुस्कुराते हैं या नहीं, लेकिन बिल्कुल ये भी आपके तरह है। तो आप इस पर कुछ अपनी राय देना चाहेंगे? तो दिलखुश भाई, आपने कहा कि आप हंसते मुस्कुराते हमेशा रहते हैं, और जैसे कि होस्टर साहब ने भी हमें कहा कि आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो मेरी आदत है, हम लोगों को भी चाहते हैं हंसते मुस्कुराते रहें और हम भी रहें। और आज हंसने और मुस्कुराने का रीज़न ये है कि ये वाला शो, ये आपने जो किया, ये मेरे हिसाब से बहुत लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। और आप लोग इस शो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, हर फ्राइडे। तो भाई, ये आपका आखिरी सवाल है। मन तो नहीं कर रहा आपसे आखिरी सवाल पूछने का, कि आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। आज पहला दिन है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन अब क्या करें, आपको भी बहुत बिजी शेड्यूल से आपका टाइम मिला है मुझे। तो भाई, आपका ये आखिरी सवाल है कि अगर आपके ऊपर कहानी लिखी जाए तो क्या लगता है आपको उस कहानी का सबसे बेहतरीन और लोगों के चेहरे पर जो खुशी ला दे, ऐसा कौन सा हिस्सा होगा उस कहानी का? तो आपके लाइफ का कोई कहानी है? मेरे लाइफ का बहुत कहानी है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इस तरीक़ा से मेरे साथ किए हैं, जो अगर मैं उस पल को याद करता हूँ तो मैं अकेले में भी बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ दोस्त हैं जो मेरे अभी आसपास में रहते नहीं हैं, बाहर में रहते हैं, लेकिन उसका नाम मैं ले नहीं सकता हूँ, मार हो जाएगा। भाई, ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई जो आप बता रहे हैं, ऐसा कोई मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, मोमेंट तो है बहुत सारा, लेकिन शेयर मैं नहीं कर सकता। भाई, आने वाले टाइम के ये बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हैं। जज साहब, आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जवाब ये बहुत चालाकी से दे रहे हैं। जी कादिर भाई, आपने सही कहा, ये आने वाले टाइम के पॉलिटिशियन हैं। भाई, वैसे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये शो करके। बहुत ये आप जैसे कि बता रहे थे, एक मोमेंट है आपके लाइफ में जिसको आज याद करके खुश होते हैं। मेरे लाइफ का ये मोमेंट होगा जिसको हम याद करके खुश होंगे। मन तो नहीं कर रहा आपको जाने देने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आपको भी घर जाना है, मुझे भी घर जाना है, रात भी हो रही है। तो भाई, जाते जाते एक सेल्फी आपके साथ लेना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच भाई। तो मुझे लगता है अब जो है शो का टाइम ख़त्म हो गया है। अब जो है बाकी का सारा बात आपको होस्टर साहब बोल लेंगे। तो गाइस, ये थे हमारे आज के गेस्ट। आई होप कि आपको बहुत सारा मज़ा आया होगा उनके सवाल और जवाब में। तो अब आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नए एपिसोड में, नए अंदाज में, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने बीवी का ख्याल रखिए, आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। एवरी फ्राइडे ओनली ऑन YouTube 7:30 बजे। Friday, don't make it dry day. I hope and take care, guys. And 1 minute, do subscribe and subscribe.